स्टूडेंट, आज हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे। उससे पहले एक नया टॉपिक लेते हैं जो कि है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स में आपके 2 चैप्टर्स हैं यहाँ पे। द फर्स्ट चैप्टर इज प्रिंसिपल्स ऑफ इनहेरिटेंस एंड variation. Principle of inheritance and variation. And second chapter is molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. Molecular basis of inheritance. हम यहाँ बच्चों फर्स्ट ये वाला चैप्टर पढ़ेंगे, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस, क्योंकि हमें पहले पता होना चाहिए कि इनहेरिटेंस यानी इनहेरिटेंस हम लोग या जेनेटिक्स हम लोग ले रहे हैं। जेनेटिक्स तो वो ब्रांच होती है जिसमें हम जीन्स की स्टडी कर रहे हैं, ठीक है, वो क्या कहलाता है, जेनेटिक्स। अब मॉलिक्यूलर बेसिस, मेनली इसका मॉलिक्यूलर बेसिस इनहेरिटेंस का होता क्या है, जीन्स का। और जीन्स जो होते हैं वो कहाँ प्रेजेंट होते हैं ये हमें पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम फर्स्ट टॉपिक ये पढ़ेंगे, देर आफ्टर हम लोग पढ़ेंगे प्रिंसिपल ऑफ इनहेरिटेंस एंड वेरिएशन। दो फर्स्ट टॉपिक और द नेक्स्ट चैप्टर ऑफ योर सिलेबस इज चैप्टर नंबर, ये चैप्टर नंबर है कौन सा, ये 6 चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 6, मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस। मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस जब हम पढ़ रहे हैं तो इसमें फर्स्ट ऑफ ऑल, मैंने अभी बोला आपको मॉलिक्यूलर बेसिस के बारे में पता होना चाहिए, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको पता होना चाहिए कि न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं। न्यूक्लिक एसिड क्या होते हैं? न्यूक्लिक एसिड मेनली 2 टाइप ऑफ न्यूक्लिक एसिड हमारे बॉडी में रहते हैं। एक तो होता है डीएनए और दूसरा होता है आरएनए। डीएनए को हम क्या बोलते हैं, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड, और इसको हम क्या बोल रहे हैं, राइबो न्यूक्लिक एसिड। राइबो न्यूक्लिक एसिड, ठीक है, डीऑक्सी राइबो न्यूक्लिक एसिड और राइबो न्यूक्लिक एसिड। अब इनमें क्या डिफरेंस रहता है मेनली, मैं वो आपको इसकी स्ट्रक्चर से बताती हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं डीएनए। डीएनए जब हम देख रहे हैं तो डीएनए में कौन कौन से कंपोनेंट, मेनली 3 कंपोनेंट इसके पास प्रेजेंट रहते हैं। फर्स्ट कंपोनेंट यदि हम देखते हैं इसका, तो वो क्या होता है, पेंटोज शुगर। क्या होता है, पेंटोज शुगर। इसका फर्स्ट कंपोनेंट क्या है, पेंटोज शुगर। सेकंड कंपोनेंट यदि हम देख रहे हैं तो वो क्या होता है, नाइट्रोजन बेसिस होते हैं इसके पास। और थर्ड एंड लास्ट वन इज फॉस्फेट ग्रुप होता है इसके पास। इसके पास फॉस्फेट ग्रुप होता है। अब अपन यहाँ पे देखें, क्योंकि हम डीएनए की बात कर रहे हैं, तो इसके पास कौन सी शुगर होती है, इसके पास जो शुगर होती है उसे बोलते हैं डीऑक्सी राइबोज शुगर। इसके पास जो शुगर है वो कौन सी शुगर है, डीऑक्सी राइबोज शुगर होती है। और यदि अपन फॉस्फेट ग्रुप की बात करें तो मेनली फॉस्फेट ग्रुप किस फॉर्म में होता है, इस फॉर्म में इसके पास प्रेजेंट रहता है। अब आते हैं अपन मेनली किसकी तरफ, नाइट्रोजन बेस। मेनली 2 टाइप ऑफ नाइट्रोजन बेस यहाँ प्रेजेंट होते हैं, प्यूरिन और पायरिमिडीन। अपन प्यूरिन की बात करें तो प्यूरिन मेनली 2 होते हैं, ग्वानिन। एडेनिन और ग्वानिन 2 होते हैं। और पायरिमिडीन की बात करें तो पायरिमिडीन अगेन 2 होते हैं, कौन से, थाइमीन और साइटोसिन। थाइमीन और साइटोसिन मेनली ये होते हैं। अब मैंने अभी बताया डीएनए किस किस से बन रहा है, पेंटोज शुगर नाइट्रोजन बेस फॉस्फेट ग्रुप से बनता है। इसमें क्या है, प्यूरिन एंड पायरिमिडीन नाइट्रोजन बेस होते हैं, एडेनिन ग्वानिन थाइमीन और साइटोसिन। अब ये कैसे अरेंज होते हैं, तो एक साइंटिस्ट आए थे, वाटसन एंड क्रिक। वाटसन एंड क्रिक ने इनका वाटसन एंड क्रिक इन्होंने इसका एक्सरे डिफ्रेंशिएशन करके इसकी एक स्ट्रक्चर बताई थी। उस स्ट्रक्चर में इन्होंने बताया था कि ये डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डीएनए क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड रहता है ये, ठीक है। हमें यहाँ पे इसके 2 स्ट्रैंड दिख रहे हैं। 2 स्ट्रैंड में ये बता रहे हैं कि जब ये स्ट्रैंड जो डबल स्ट्रैंडेड होता है, इन दोनों के बीच में यदि अपन देखें डिस्टेंस, तो लगभग कितनी रहती है, 20 एंगस्ट्रॉन के आसपास देती है। और इसका एक पूरा का पूरा ये रोल कंप्लीट होने में लगभग कितने न्यूक्लियोटाइड रहते हैं, 10 न्यूक्लियोटाइड, 1 2 3 4 5
1 2 3 4 5 टोटल 10 हो गए। अगर इतने पूरे रोल की डिस्टेंस देखते हैं तो वो लगभग कितनी है, 34 एंगस्ट्रॉन के आसपास। तो दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की डिस्टेंस अपन यहाँ देख रहे हैं 3.4 एंगस्ट्रॉन। वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल दिया था। वॉटसन एंड क्रिक ने मॉडल में बताया था कि डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। डबल स्ट्रैंडेड का मतलब इसके पास दो स्ट्रैंड होते हैं, एक स्ट्रैंड ये और दूसरा स्ट्रैंड ये। उन्होंने ये बात बताई थी कि ये जो स्ट्रैंड होता है, एक स्ट्रैंड यदि इसका 3' to 5' रन करता है तो दूसरा 5' to 3' रन करता है। अब बच्चों, मैं इसको पूरा, यानी इस पूरे में मैं आपको इतना खोल के दिखाती हूँ तो तुम्हें पता चलेगा कि मेनली कैसे अरेंज होता है और डीऑक्सी पेंटोस शुगर मैं आपको क्यों बता रही हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे जब मैं इसकी स्ट्रक्चर बनाऊंगी तो इसमें ये देखिए, ये बना रही हूँ मैं पेंटोस शुगर। इसका ये 1 कार्बन, ये 2nd कार्बन, ये 3rd कार्बन, ये 4th कार्बन। तो इनके साथ क्या लगा हुआ रहता है, HOH। इस जगह पे एक OH ग्रुप नहीं रहता है, नहीं होने के कारण इसको क्या नाम देते हैं अपन, डीऑक्सीराइबोज। अगेन यहाँ पे HOH, अगेन इसमें यहाँ पे CS2OH ग्रुप जुड़ा हुआ रहता है। तो मैंने बोला 1 2 3 4 और इसका 5 कार्बन ये होता है। देन नेक्स्ट इधर यदि हम सामने की बात करें तो डबल स्टैंडर्ड बोला था मैंने, तो यहाँ पे भी इसी तरह से पेंटोस शुगर रहेगा। 1st कार्बन, 2nd कार्बन, 3rd कार्बन, 4th कार्बन और 5th कार्बन में वापस वही कंडीशन, यहाँ भी वही रहेगी, HOH HH HOH HOH, यहाँ पे भी होगा HOH। ठीक है, क्लियर। अब इसके 1st कार्बन पे जो कि ये होता है और एक यहाँ पे होता है 1st कार्बन, इस 1st कार्बन पे मैंने आपको कौन कौन से नाइट्रोजन बेस बताया, मैंने आपको एडिनिन बताया, ग्वानिन बताया, थायमिन बनाया, साइटोसिन बताया। एडिनिन को अपन यहाँ पे A से डिनोट करेंगे, ग्वानिन को G से डिनोट करेंगे, थायमिन को T से डिनोट करेंगे और साइटोसिन को C से डिनोट करेंगे। ठीक है, एडिनिन हमेशा थायमिन से जुड़ता है और किससे जुड़ता है, डबल बॉन्ड के थ्रू, ये हमें याद रखना है। और ग्वानिन जो होता है हमेशा साइटोसिन से जुड़ेगा, किससे, ट्रिपल बॉन्ड के थ्रू। ये चीज ध्यान रखनी है। प्यूरिन, पैरिमिडिन, एडिनिन, ग्वानिन, थायमिन और साइटोसिन। एडिनिन और ग्वानिन को उनका सिंबल ध्यान रखना, एडिनिन थायमिन से डबल बॉन्ड से, ग्वानिन साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ रहता है। ठीक है, अब हम यहाँ आते हैं कि मैंने बताया नाइट्रोजन बेस यहाँ जुड़ता है, तो एडिनिन यहाँ पे जुड़ गया, तो इसके सामने क्या जुड़ेगा, थायमिन, और वो कौन सा बॉन्ड रहेगा, डबल बॉन्ड। तो ये जो डबल बॉन्ड होता कौन सा है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। कौन सा होता है, ये हाइड्रोजन बॉन्ड। और यहाँ के 1st कार्बन से जो ये एडिनिन जुड़ा होता है, तो ये वाला कौन सा बॉन्ड होता है, इसको बोलते हैं ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड। कौन सा बॉन्ड बोल रहे हैं इसको अपन, ग्लाइकोसाइटिक। ये वाला बॉन्ड कौन सा होता है, ग्लाइकोसाइटिक बॉन्ड होता है। ठीक है, अब हम आते हैं पेंटोस शुगर पर। पेंटोस शुगर पे आते हैं तो इसके जो ये 3rd कार्बन है, इस 3rd कार्बन पे कौन क्या जुड़ा हुआ रहता है, पेंटोस शुगर। यहाँ पे 3rd कार्बन पे, और यदि अपन यहाँ आ रहे हैं तो ये यहाँ पे 5th कार्बन पे जुड़ा हुआ रहेगा। ठीक है, अब अपन एक और बनाते हैं नीचे पेंटोस शुगर। ये पेंटोस शुगर हो गई। अगेन यहाँ पे एक और पेंटोस शुगर हो गई। ठीक है, इसके 1st कार्बन पे यहाँ अपन ग्वानिन जोड़ देते हैं। ठीक है, 1 2 3 4 और 5 CS2OH। ऊपर 3 कार्बन से जुड़ा होता है और नीचे ये 5 कार्बन से जुड़ा होता है। सेम हियर, यहाँ पे भी 1 2 3 4 एंड 5 पे CS2OH। ऊपर 3 कार्बन है, ऊपर इसका 5th कार्बन है, सॉरी ये वाला कार्बन कौन सा है, 5th। और ये यहाँ पे किससे जुड़ा हुआ है, 3rd कार्बन से जुड़ा हुआ है। ये चीज़ ध्यान रखना। मैंने अभी आपको एक बात यहाँ पे बोली थी बच्चों कि इसका एक एंड जो होता है 3' to 5' रन करता है और दूसरा 5' to 3' रन करता है। तो यहाँ पे ये देखो, इसका जो फ्री एंड है यहाँ पे तो 5' है और यहाँ पे 3' एंड है, तो इस एंड को तो अपन 5' to 3' करेंगे। जबकि इसके अपोजिट यदि देखते हैं तो इसमें यहाँ पे तो ये 3' फ्री एंड होता है और यहाँ पे 5' फ्री एंड है ये। तो ये हो गया आपका 5' to 3' वाला। अब अपन एक और बॉन्डिंग की बात करते हैं। एक और बॉन्डिंग में क्या होता है, ये वाला जो बॉन्ड होता है इसको क्या बोलते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। इसको अपन क्या नाम देते हैं, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड बोलते हैं। ये वाला जो बॉन्डिंग होती है, ये बॉन्डिंग क्या कहला रही है, फॉस्फोडाइईस्टर बॉन्ड। सेम यही यहाँ पे ग्वानिन है, तो यहाँ से क्या जुड़ा हुआ होगा, साइटोसिन। किससे जुड़ा हुआ होता है, ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा हुआ होता है। साइटोसिन किससे जुड़ा हुआ है, ट्रिपल बॉन्ड से। तो अपन एक होल स्ट्रक्चर जब अपन देख रहे हैं तो इस होल स्ट्रक्चर में मैंने बताया एक पेंटोस शुगर यहाँ पे, दूसरी पेंटोस शुगर यहाँ पे, क्योंकि ये डबल स्ट्रैंडेड होता है। पेंटोस शुगर के 1st कार्बन पे एडेनिन जुड़ा हुआ है, यहाँ के 1st कार्बन पे थायमिन जुड़ा हुआ है। एडेनिन थायमिन से डबल बॉन्ड हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ा होता है। कार्बन यानी पेंटोस शुगर के 1st कार्बन पे एडेनिन जुड़ा हुआ होता है, कौन से बॉन्डिंग से, ग्लाइकोसाइटिक बॉन्डिंग से। और इसके 3rd कार्बन पे कौन सा जुड़ा हुआ होता है, पेंटोस शुगर नीचे के 5th कार्बन से, और यहाँ पे
ये जो बॉन्डिंग होती है, दिस बॉन्डिंग इज नॉन एज फॉस्फोडाइस्टर बॉन्डिंग कहते हैं। इसी तरह ग्वानिन जो होता है साइटोसिन से ट्रिपल बॉन्ड से जुड़ा होता है, और ये भी ट्रिपल बॉन्ड कौन सा होता है, इस ट्रिपल बॉन्ड को हाइड्रोजन बॉन्ड ही बोलते हैं। यहाँ पे मैंने एक बात बताई थी कि इसका 5' एंड फ्री है, इसका 3' एंड फ्री है, तो ये वाला एंडिंग तो कहलाती है 5' to 3' एंड, और यहाँ पे इसकी 3' एंड फ्री है और यहाँ पे 5' एंड फ्री है, तो ये वाली एंडिंग क्या कहलाती है, 3' to 5'। अभी मैंने बच्चों बताया था कि इसका ये वाला जो पूरा डायमीटर होता है 20 एंगस्ट्रॉम होता है। ये मैंने आपको बताया इनके बीच कितनी डिस्टेंस बताई थी मैंने अभी, 3.4 एंगस्ट्रॉम दो न्यूक्लियोटाइड के बीच में। तो ये दो न्यूक्लियोटाइड हो गए भाई, ये वाले दो न्यूक्लियोटाइड अपन देख रहे हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब मैंने बच्चों एक टर्म आपके सामने नाम में ली है, न्यूक्लियोटाइड। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ न्यूक्लियोटाइड, क्या होता है? अभी मैंने बच्चों बताया पेंटोज शुगर, बताया पेंटोज शुगर जोड़ा कैसे, फिर मैंने तुम्हें बताया नाइट्रोजन बेस प्लस, जब इसमें मैंने क्या जोड़ दिया, फॉस्फेट ग्रुप, तो इसको कंप्लीटली अपन क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड नाम देते हैं। इसे अपन क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोटाइड। अब यहाँ पे कितने न्यूक्लियोटाइड हैं इस पूरे में, जब अपन देखें तो 4 न्यूक्लियोटाइड हैं स्टूडेंट्स। 4 न्यूक्लियोटाइड का मतलब क्या होता है कि यहाँ पे एक न्यूक्लियोटाइड तो ये वाला हो गया, अनदर वन इज ये हो गया, देन ये वाला हो गया और ये हो गया, ठीक है। टोटल 4 न्यूक्लियोटाइड हो गए इसमें। अभी चारों के चारों न्यूक्लियोटाइड कैसे जुड़े हुए हैं ये हमने देख लिया। ये ऊपर नीचे वाले तो फॉस्फोडाइस्टर बॉन्ड से, और आमने सामने वाले जो हैं वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग से आपस में जुड़े हुए हैं, ठीक है। तो जो ऊपर नीचे वाले हैं उनके बीच की डिस्टेंस कितनी होगी, 3.4 एंगस्ट्रॉम। एक टर्म और आती है स्टूडेंट्स, न्यूक्लियोसाइड। क्या आती है, न्यूक्लियोसाइड। न्यूक्लियोसाइड क्या होता है, जब इसमें से अपन पेंटोज शुगर निकाल देते हैं तो जो टर्म बनती है, दिस टर्म इज नॉन एज न्यूक्लियोसाइड। इस टर्म को अपन क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोसाइड नाम देते हैं। अब मैंने आपको यहाँ पे बताया है डीएनए डबल स्ट्रैंडेड होता है, तो इसको बोलते हैं डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। इसको क्या नाम देते हैं, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन कह सकते हैं हम इसको, पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्योंकि अभी मैंने आपको बताया कि ये दोनों, यानी ये वाली चीज भी, ये वाली चीज भी आपकी क्या होगी, ये मैंने अभी बताया था कि ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये भी न्यूक्लियोटाइड, ये आपस में जुड़े हुए हैं और डबल स्ट्रैंडेड है। इसलिए डीएनए को क्या बोलते हैं, डीएनए इज अ डबल स्ट्रैंडेड पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन, ठीक है। ये नॉर्मली इसकी जो कॉइलिंग होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है। क्या रहती है, लेफ्ट हैंडेड। कॉइलिंग इसकी लेफ्ट हैंडेड रहती है, ठीक है। इस वाले डीएनए की जो पूरी स्ट्रक्चर मैंने आपको समझाई है, जो कि किसने दी थी, वॉटसन एंड क्रिक ने एक्सरे डिफरेंशिएशन के थ्रू दी थी या क्रिस्टलाइजेशन के थ्रू दी थी, जिसमें मैंने बताया कि दो डीएनए स्ट्रैंड के बीच की दूरी 20 एंगस्ट्रॉम होती है, ठीक है। दो न्यूक्लियोटाइड के बीच की 3.4, एक पूरा रोल कंप्लीट होने में 34 एंगस्ट्रॉम होती है। उसके बाद मैंने कहता है इसका एक स्ट्रैंड जो होता है वो 3' to 5' रन करता है, तो दूसरा 5' to 3' रन करता है। ये लेफ्ट हैंडेड, इसकी कॉइलिंग जो होती है वो लेफ्ट हैंडेड होती है। ये पूरा का पूरा जो डीएनए की स्ट्रक्चर है वो मेनली किसकी है, बी डीएनए की स्ट्रक्चर है। किसकी है, बी डीएनए, ठीक है। तो ये अब आपको कंप्लीट समझ में आया कि डीएनए की स्ट्रक्चर होती क्या है। अब हमने एक टर्म और यहाँ पे ली थी, मैंने आप लोगों को बताया था आरएनए। डीएनए तो मैंने आपको बताया डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड। अब अपन लेते हैं आरएनए। आरएनए क्या होता है, आरएनए को मैंने बोला था राइबोन्यूक्लिक एसिड। आरएनए राइबोन्यूक्लिक एसिड है, ये भी मेनली 3 कंपोनेंट से ही बना हुआ होता है, पेंटोज शुगर, नाइट्रोजन बेस और फॉस्फेट ग्रुप। अब यहाँ पे जो पेंटोज शुगर होती है वो राइबोज शुगर होती है। कौन सी, राइबोज शुगर। राइबोज शुगर का मतलब स्टूडेंट्स क्या रहेगा कि यहाँ पे जो ये पेंटोज शुगर हम लोग बना रहे हैं, इस पेंटोज शुगर में जैसे मैंने बोला HOH, यहाँ पे OH जुड़ा हुआ है, तो ये राइबोज शुगर हो गई, ठीक है। और एक बाहर पेंटोज, तो ये होगी पेंटोज राइबोज शुगर। नाइट्रोजन बेस, अगेन यहाँ पे नाइट्रोजन बेस की बात करें तो वापस वही रहेगा, प्यूरिन और पिरामिडिन। प्यूरिन इसमें 2 रहते हैं, एडिनिन एंड ग्वानिन। तो डिफरेंस कहाँ आया, डिफरेंस आता है इसमें पायरिमिडिन में। पायरिमिडिन में थाइमिन की जगह क्या रहता है, यूरेसिल रहता है, और यहाँ पे अपने क्या आ जाएगा, यूरेसिल के बाद क्या बचा आपका, साइटोसिन, ठीक है, साइटोसिन हो गया। फिर आते हैं अपन पेंटोज शुगर पे। पेंटोज शुगर वापस वही रहेगी, H3PO4,
ठीक है, अभी हमने जोड़ने का देखा सेम रहेगा, पर ये सिंगल स्ट्रैंडेड होता है। क्या होता है? सिंगल स्ट्रैंडेड। आरएनए सिंगल स्ट्रैंडेड होता है और डीएनए जो होता है वो डबल स्ट्रैंडेड होता है। आरएनए मेनली मैं यहाँ पे आपको 3 टाइप ऑफ आरएनए बताऊंगी। कौन कौन से आरएनए हैं? एक तो होता है आरआरएनए, सेकेंड वन इज एमआरएनए एंड थर्ड वन कौन सा पढ़ेंगे अपन? टीआरएनए। आरआरएनए को अपन बोलते हैं राइबोसोम आरएनए। जो राइबोसोम में प्रेजेंट होता है ये होता है मैसेंजर आरएनए, ठीक है। और थर्ड एंड लास्ट है उसे बोलते हैं ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। इसकी आगे स्टडी करेंगे अपन। लास्ट लेक्चर में हमने मॉलिक्यूलर बेसिस ऑफ इनहेरिटेंस स्टार्ट किया था, जिसमें मैंने न्यूक्लिक एसिड की स्ट्रक्चर आपको बताई थी, डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर हमारी हो गई थी। अब डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर क्योंकि हम समझ गए हैं तो हमें पता है डीएनए क्या है, आरएनए क्या है। तो अब उस डीएनए और आरएनए से रिलेटेड एक थ्योरी आती है जिसे बोलते हैं सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी किसने दी थी? वही वाटसन एंड क्रिक ने सेंट्रल डोग्मा थ्योरी दी थी। मेनली जो क्रिक थे इन्होंने बताया था। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने बताया डीएनए जो है, जब डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन होता है, ओके, डीएनए से जब आरएनए बनता है तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इस प्रोसेस को ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं। डीएनए से आरएनए का बनना क्या कहलाता है? ट्रांसक्रिप्शन कहलाता है। और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस जो होता है इसे हम बोलते हैं ट्रांसलेशन। डीएनए से आरएनए फॉर्मेशन ट्रांसक्रिप्शन और आरएनए से प्रोटीन सिंथेसिस ट्रांसलेशन कहला रहा है, ठीक है। उसके बाद ये भी ध्यान रखिए, इन्होंने ये बताया था कि इन्फॉर्मेशन जो होती है एक ही डायरेक्शन में फ्लो होती है, जैसे डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना, और प्रोटीन की फॉर्म में इन्फॉर्मेशन स्टोर रहती है हमारी बॉडी में, ठीक है। डीएनए से आरएनए बनने से पहले डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन होता है जिसे हम रेप्लिकेशन कहते हैं। लास्ट ईयर मैंने सेल डिवीजन पढ़ाया था। सेल डिवीजन की एस फेज में जो था, मैंने ये बताया था कि एस फेज में डीएनए रेप्लिकेट होता है, यानी डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन क्या कहला रहा है? डीएनए रेप्लिकेशन। फिर डीएनए आरएनए में कन्वर्ट होता है। डीएनए से डीएनए का फॉर्मेशन जो है वो किस में हो रहा है? वो न्यूक्लियस में होता है, ठीक है। डीएनए से आरएनए भी जो है यानी ट्रांसक्रिप्शन की प्रोसेस है, ये भी किस में हो रही है? ये भी न्यूक्लियस में होती है। बट आरएनए बनने के बाद आरएनए जो है वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन से बाहर आता है, यानी न्यूक्लियोप्लाज्म से बाहर आके साइटोप्लाज्म में आता है और साइटोप्लाज्म में ट्रांसलेशन की प्रोसेस होती है। तो ट्रांसलेशन कहाँ हो रहा है? साइटोप्लाज्म में, ठीक है। ये चीज हमें ध्यान रखनी है। ये मैंने बता दी। सेंट्रल डोग्मा थ्योरी क्या है? सेंट्रल डोग्मा थ्योरी क्रिक ने दी थी। इनके अकॉर्डिंग डीएनए से आरएनए का बनना और आरएनए से प्रोटीन का बनना है। दैट मीन्स इंफॉर्मेशन का एक ही डायरेक्शन में फ्लो होना ही क्या कहला रहा है? सेंट्रल डोग्मा थ्योरी कहलाती है, ठीक है। हमने ये और ऐड किया, डीएनए से डीएनए का बनना रेप्लिकेशन रहता है। बट कुछ मैंने एड्स वाली थ्योरी बताई थी। एड्स में बताया था कि रेट्रोवायरस जो होते हैं उनके पास क्या रहता है? उनके पास मेन जेनेटिक मटीरियल आरएनए होता है, ठीक है। ये जो जेनेटिक मटेरियल होता है आरएनए, ये जब भी किसी होस्ट के अंदर एंटर करता है तो फर्स्ट ऑफ ऑल, अभी मैंने बताया आरएनए का रेप्लिकेशन नहीं होता है, किसका होता है? डीएनए का। तो फर्स्ट ऑफ ऑल इसको किस में कन्वर्ट होना पड़ेगा? डीएनए में कन्वर्ट होना पड़ेगा। तो ये जो रेट्रोवायरस होता है, इस रेट्रोवायरस के पास खुद का क्या होता है? रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है इसके पास खुद का। रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम होता है। ये रिवर्स ट्रांसक्रिप्टेज एंजाइम आरएनए को डीएनए में बदल देता है और इस होल प्रोसेस को अपन क्या कहते हैं? रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन। इस होल प्रोसेस को हम रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन कहते हैं, जो किस में होती है? मेनली रेट्रोवायरस में, क्योंकि एंजाइम होता है और क्योंकि उसे किसी भी होस्ट सेल में जाने के बाद अपने आप को रेप्लिकेट करना पड़ता है, इसलिए मैंने वहाँ जो पूरी उसकी लाइफ साइकिल बताई थी तो उसमें तुम्हें बताया था कि आरएनए से डीएनए बन रहा है और डीएनए बनने के लिए जो एंजाइम होता है वो कहाँ से आता है? रेट्रोवायरस से ही आता है। फिर ये डीएनए उसके होस्ट सेल के न्यूक्लियस में जाएगा और रेप्लिकेट होते अपनी क्वांटिटी इंक्रीज कर लेता है। ओके, तो ये हो गई आपकी कंप्लीट सेंट्रल डोग्मा थ्योरी। अब आते हैं अपन डीएनए पैकेजिंग। नेक्स्ट टॉपिक है आपका डीएनए
डीएनए पैकेजिंग। ओके, अब मैंने आपको बताया डीएनए डबल स्टैंडर्ड होता है, ठीक है। थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर होती है, लंबी स्ट्रक्चर होती है। इतनी लंबी स्ट्रक्चर, जैसे अपन एक सिंपल सा एग्जांपल लेते हैं मैमेलियन सेल के डीएनए हेलिक्स की, ठीक है। तो डीएनए कंप्लीट डीएनए हेलिक्स की स्ट्रक्चर, ये सॉरी लेंथ ऑफ द डीएनए हेलिक्स को कैसे कैलकुलेट करेंगे ऑफ मैमेलियन सेल। इसको कैलकुलेट करने पर आपको ये ध्यान रखना है, इसका फॉर्मूला होता है टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर, टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर की उसमें कितने बेस पेयर होते हैं उसको मल्टीप्लाई करना है हमें। टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर को किससे मल्टीप्लाई करना है, by the distance between two consecutive base pair। total number of base pair multiply by total number of base pair multiply by distance between two consecutive base pair। मैंने तुम लोगों को डीएनए की स्ट्रक्चर पढ़ाई थी, डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, ठीक है, ये बताया था। इसमें मैंने तुम लोगों को बताया था कि एक पूरा रोल कंप्लीट करने में कितने न्यूक्लियोटाइड होते हैं, 10 होते हैं, 5 4 5। तो इसमें ये दो जो न्यूक्लियोटाइड है इनके बीच की डिस्टेंस कितने बताई थी, 3.4 एंगस्ट्रॉम के आसपास बताई थी, ठीक है। और हम इसको कैलकुलेट कर रहे हैं पूरी, तो ये पूरा टोटल नंबर ऑफ बेस पेयर इसमें लगभग कितने रहते हैं, 6.6 इंटू 10⁹ बेस पेयर मल्टीप्लाई, ये क्या है 3.4 एंगस्ट्रॉम है। तो एंगस्ट्रॉम को भी अपन क्या लेंगे 10⁻⁻10। तो टोटल यदि अपन देखें इसके मीटर पर बेस पेयर हो गया, तो टोटल लगभग इसकी कितनी आती है, अगर अपन देखें पूरी लेंथ इसकी कितनी आ रही है 2.2 मीटर के आसपास, ठीक है। तो 2.2 मीटर इतनी छोटी सी न्यूक्लियस में कैसे स्टोर रहता है, इसके लिए हमें क्या पढ़ना होता है, डीएनए पैकेजिंग पढ़ना होता है। तो डीएनए पैकेजिंग में अपन फर्स्ट ऑफ ऑल किसकी पैकेजिंग पढ़ेंगे, प्रोकैरियोटिक सेल की। प्रोकैरियोटिक सेल में हमें पता है कि ओनली सर्कुलर डीएनए होता है। सर्कुलर डीएनए के साथ सर्कुलर डीएनए प्लस इसके साथ क्या रहते हैं, बेसिक प्रोटीन रहते हैं, ठीक है। तो जो सर्कुलर डीएनए होता है इस पे कौन सा चार्ज होता है, नेगेटिव चार्ज होता है ड्यू टू द फॉस्फेट ग्रुप, मैंने उसमें बताया था। और बेसिक प्रोटीन जो होते हैं उसके पास क्या होता है, पॉजिटिव। बेसिक प्रोटीन का मतलब क्या होता है स्टूडेंट्स, अमीनो एसिड्स की बात कर रहे हैं तो अपन जैसे ये देखें COH ग्रुप बेसिक है तो इसके पास ये वाला ग्रुप ज्यादा होगा, NH3 ग्रुप। तो ये ग्रुप ज्यादा होने के कारण ये क्या होते हैं, बेसिक होते हैं। तो जब पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में मिलते हैं तो वो अपने आप को बहुत छोटी सी जगह में स्टोर करके रख सकते हैं। तो प्रोकैरियोटिक सेल में सर्कुलर डीएनए और बेसिक प्रोटीन को कंबाइंडली अपन क्या नाम देते हैं, न्यूक्लियोइड। क्या कहते हैं उसको, न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसलिए वो बैक्टीरिया की बहुत छोटी सी सेल में बहुत छोटी सी जगह में पैक होकर रह पाता है। अब यदि अपन यूकैरियोटिक सेल की बात करते हैं, यूकैरियोटिक सेल की हम बात कर रहे हैं, तो यूकैरियोटिक सेल जो होती है इसमें भी डीएनए हमने देखा ही है कि डीएनए तो होता ही, साथ में प्रोटीन्स होते हैं, ठीक है। और ये प्रोटीन भी मेनली कौन से होते हैं, बेसिक प्रोटीन होते हैं, ठीक है। तो अब ये कैसे समझेंगे इसको, देखो यहाँ पे जो प्रोटीन्स होते हैं बेसिक प्रोटीन मेनली 2 टाइप के होते हैं, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। 2 तरह के प्रोटीन्स रहते हैं यहाँ पे, हिस्टोन एंड नॉन हिस्टोन प्रोटीन। अपन मेनली बात करते हैं हिस्टोन प्रोटीन की। हिस्टोन प्रोटीन कौन कौन से होते हैं इसके पास, हिस्टोन प्रोटीन H1, H2A, H2B,
H3 एंड H4। अब ये कैसे अरेंज होते हैं वो मैं बताती हूँ। H2A, नॉर्मली ये ऑक्टामर्स की फॉर्म में होते हैं, यानी इनके दो दो मॉलिक्यूल H2A, H2B, H3 एंड H4। ओके, ये मॉलिक्यूल हो गए, इनके दो दो मॉलिक्यूल हो गए, तो इसको अपन क्या नाम दे देते हैं, इसको हम कहते हैं हिस्टोन ऑक्टामर। अब मैंने तुम्हें हिस्टोन ऑक्टामर तो बता दिया, अब इसमें डीएनए कहाँ है, ठीक है। और एक हमने H1 प्रोटीन भी नहीं देखा है, तो वो देखो कि इसके ऊपर रैप होता हुआ क्या रहता है, ये डीएनए मॉलिक्यूल होता है, ठीक है। ये क्या है, डीएनए है। अब एक हिस्टोन प्रोटीन ये हो गया हिस्टोन ऑक्टामर, दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर ये हो गया। ओके, ये दूसरा हिस्टोन ऑक्टामर हो गया। और दो हिस्टोन ऑक्टामर के बीच में इस जगह पे कौन सा होता है, H1 हिस्टोन प्रोटीन होता है, और ये फिर इसके चारों तरफ ऐसे रैप रहता है, ठीक है। इस तरह से ये आगे बनता चला जाता है। ये हो गया H2A, H2A, H2B, H2B, H3, 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 ठीक है। ये हिस्टोन ऑक्टामर है। H2A के दो मॉलिक्यूल, H2B के दो मॉलिक्यूल, H3 के दो मॉलिक्यूल और H4 के दो मॉलिक्यूल, ओके। और उसके साथ ही क्या है कि ये पूरा डीएनए रैप होता है। दो हिस्टोन ऑक्टामर। अब एक चीज और बताऊंगी मैं यहाँ पे, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, इसको कंबाइंडली अब अपन क्या बोलते हैं, न्यूक्लियोजोम। ये चीज ध्यान रखना, इनको कंबाइंडली क्या कह रहे हैं अपन, न्यूक्लियोजोम कह रहे हैं। हिस्टोन ऑक्टामर प्लस डीएनए, यानी ये पूरा का पूरा क्या कहला रहा है, एक न्यूक्लियोजोम और दूसरा न्यूक्लियोजोम। उनको जोड़ने वाला कौन होता है, H1 बेसिक प्रोटीन, और उसके साथ ये जो डीएनए होता है इसको बोलते हैं लिंकर डीएनए। इस तरह से ये क्रोमोजोम में अरेंज रहते हैं। अब यदि अपन क्रोमोजोम की स्ट्रक्चर देखते हैं स्टूडेंट्स, तो क्रोमोजोम हमारी स्ट्रक्चर इस तरह से रहती है नॉर्मली, ध्यान हो तो, ठीक है। इसमें ये जो क्रोमेटिन होते हैं ये इस तरीके से होते हैं, बीट्स लाइक स्ट्रक्चर में। अब ये बीट्स लाइक स्ट्रक्चर यहाँ नहीं होती है, तो इसको अपन क्या बोल देते हैं, सेंट्रोमियर। अब ये जो बीट्स लाइक स्ट्रक्चर है ये क्या है, ये एक बीट लाइक स्ट्रक्चर एक न्यूक्लियोजोम है, और ये बीच में क्या हो गया, लिंकर डीएनए और H1 प्रोटीन हो गया, फिर दूसरा अगेन न्यूक्लियोजोम। तो ये इस तरह से क्रोमोजोम में अरेंज होता है, पूरा का पूरा पैक्ड होता है। कौन सा, यूकैरियोटिक डीएनए। यूकैरियोटिक डीएनए उसमें इस तरीके से पैक रहता है। तो ये समझ में आया, वापिस समझाती हूँ। यूकैरियोटिक सेल है, डीएनए प्लस बेसिक प्रोटीन होते हैं। बेसिक प्रोटीन का मतलब है स्टोन और नॉन स्टोन प्रोटीन। नॉन स्टोन प्रोटीन तो इसी में अलग से अरेंज रहते हैं। स्टोन प्रोटीन मेनली ये होते हैं H1, H2A, H3B, H1, H2A, H2B, H3 एंड H4। H1, H2A, H2B, H3 एंड H4 जो होते हैं ये आपके इनके डायमंड, ये अपन कह सकते हैं दो दो मॉलिक्यूल्स इसमें रहते हैं। ये दो दो मॉलिक्यूल्स आपस में मिलकर हिस्टोन ऑक्टामर बनाते हैं। फिर इनके चारों तरफ डीएनए रैप हो जाता है, तो इसको अपन न्यूक्लियोजोम कहते हैं। एक न्यूक्लियोजोम दूसरे न्यूक्लियोजोम से लिंकर डीएनए और स्टोन प्रोटीन से जुड़ा हुआ रहता है। अब मैंने पहले बताया था कि बेसिक प्रोटीन में यानी अमीनो एसिड्स होंगे। प्रोटीन किससे फॉर्म होते हैं, अमीनो एसिड से। लास्ट ईयर हमने देखा था कि अमीनो एसिड से बनते हैं। तो इसमें जो बेसिक अमीनो एसिड्स होते हैं वो कौन से होते हैं, ये चीज हमें ध्यान रखना है। लाइसिन एंड आर्जिनिन। कौन से होते हैं, लाइसिन और आर्जिनिन होते हैं, ठीक है। ये बेसिक अमीनो एसिड होते हैं उसमें। तो ये क्लियर हो गया पूरा। ये मैंने तुम्हें पूरा पैकेजिंग ऑफ डीएनए बताया। अब इस तरह से पैक होने के बाद डीएनए जो होता है, डीएनए आपने देखा होगा, हाँ, ये न्यूक्लियस है, इसमें ये न्यूक्लियोजोम है, और इस तरह से आपके क्रोमेटिन फाइबर्स रहते हैं, ठीक है। ड्यूरिंग द सेल डिवीजन ये इस तरह से दिखाई दे रहे हैं हमें, बट ये जो इस तरह से रहते हैं इसमें कई जगह तो ये डेंस रहते हैं, ठीक है, और कई जगह ऐसे खुले हुए रहते हैं। तो जो ये डेंस रहते हैं इनको बोलते हैं अपन हेट्रोक्रोमेटिन। क्या नाम देते हैं इनको, हेट्रोक्रोमेटिन। और जो ये अलग अलग है इनको क्या नाम देते हैं, यूक्रोमेटिन।
ठीक है। हेट्रोक्रोमेटिन एंड यूक्रोमेटिन, हेट्रोक्रोमेटिन डेंस एरिया होता है, यूक्रोमेटिन जो होता है इसका लूजली पैक्ड एरिया होता है। ठीक है, ये डार्क, इनका जो स्टेनिंग होगी वो अपने आप डार्क आएगी, इनकी लाइट आएगी। ये मेनली एक्टिव पार्ट होता है। यहाँ पे बहुत ज्यादा क्वांटिटी में डीएनए होते हैं जो कि क्या बनाते हैं, अल्टीमेटली आरएनए बनाते हैं, और आरएनए फिर साइटोप्लाज्म में जाके क्या फॉर्म करेंगे, प्रोटीन फॉर्म करते हैं। इसको अपन नॉर्मली इनएक्टिव पार्ट कहते हैं, और इसमें डीएनए की बजाय आरएनए की क्वांटिटी ज्यादा रहती है। स्टूडेंट्स, हमने डीएनए पढ़ लिया, डीएनए पढ़ा, आरएनए पढ़ा, डीएनए की पैकेजिंग हमने कंप्लीट कर लिया। अब डीएनए और आरएनए में से कौन सा जेनेटिक मटेरियल होता है, इसके लिए 3 या 4 एक्सपेरिमेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। बोर्ड एग्जाम में ये आते ही आते हैं, 5 मार्क्स में से एक 5 मार्क्स का क्वेश्चन एक आता ही आता है इनमें से। तो पहला हम लोग देख रहे हैं ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल। ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल मेनली देने वाले साइंटिस्ट कौन थे, फ्रेडरिक ग्रिफिथ थे, 1928 में दिया था। इन्होंने एक बैक्टीरिया लिया था, इस बैक्टीरिया का नाम है स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई। स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई वो बैक्टीरिया है जो कि नॉर्मली क्या कर रहा है, एनिमल्स में न्यूमोनिया कॉज करता है। ठीक है, तो स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनाई के इन्होंने 2 स्ट्रेन यहाँ पे लिए थे। एक तो लिया था इन्होंने एस स्ट्रेन, और एक इन्होंने लिया था आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन, एस स्ट्रेन जो था वो वायरुलेंट था, और आर स्ट्रेन जो था वो नॉन वायरुलेंट था। अब वायरुलेंट और नॉन वायरुलेंट का क्या मतलब होता है स्टूडेंट, वायरुलेंट जो कि यदि इंजेक्ट होता है यानी किसी भी एनिमल में जाएगा तो उसको डिजीज कॉज करेगा, ये डिजीज कॉज नहीं करता है। ठीक है, तो वायरुलेंट होने का इसका रीजन क्या था कि इसका जो कोट, इसके ऊपर पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी, पॉलीसैकेराइड कोटिंग। इसकी पूरी जो बाहर की कवरिंग थी वो कवरिंग कैसी थी, पॉलीसैकेराइड कोटिंग थी। दे हैव पॉलीसैकेराइड कोटिंग और दे डोंट हैव पॉलीसैकेराइड कोटिंग। पॉलीसैकेराइड कोटिंग, अब ये इसके पास पॉलीसैकेराइड कोटिंग थी, इसलिए ये इसकी जो बाहर वाली कोट था वो क्या हो गया था, वो स्मूथ हो गया था। क्या हो गया था, स्मूथ। जबकि यहाँ पे जो था ये क्या था, ये रफ था। ठीक है, क्योंकि इसके पास पॉलीसैकेराइड की कोटिंग थी इसलिए स्मूथ है, स्मूथ है इसलिए से हमने क्या कहा, एस स्ट्रेन, और ये रफ है इसलिए इसको हमने क्या कहा, आर स्ट्रेन का। ठीक है, अब आते हैं कि अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने क्या किया कि 2 इंजेक्शन बनाए। एक इंजेक्शन तो इन्होंने एस स्ट्रेन का बनाया, दूसरा इंजेक्शन इन्होंने आर स्ट्रेन का बनाया। एस स्ट्रेन का जो इंजेक्शन इन्होंने बनाया था, उस इंजेक्शन को सबसे पहले इन्होंने एस स्ट्रेन का इंजेक्शन माइस को दिया, तो माइस जो था उसकी डेथ हो गई थी, वो डेड हो गया था। अब उन्होंने आर स्ट्रेन का दिया इंजेक्शन माइस को, वो लाइव रहा, क्योंकि मैंने तुम्हें पहले ही बता दिया कि ये नॉन वायरुलेंट था। उसके बाद इन्होंने क्या किया, हीट किल्ड। इन्होंने एस स्ट्रेन लिया, उसको लेके उसको थोड़ा सा हीट पे रखा, तो वो थोड़ी उनकी हीट किल्ड हो गए। वो उन्हें हीट किल्ड किया, एस स्ट्रेन हीट किल्ड। फिर माइस को दिया, तो माइस को देने से ये लाइव रहे क्योंकि ये हीट किल्ड हो चुके थे। अब इन्होंने क्या किया, अब लास्ट इन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन। ठीक है, जब माइस को दिया क्या होना चाहिए था, लाइव रहना चाहिए था, दोनों ही कंडीशन में लाइव था, बट ये डेड हो गया यानी मर गया। तो इसका रीजन उन्होंने क्या बताया, इसका रीजन उन्होंने ये बताया कि जब उन्होंने हीट किल्ड एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन को मिलाया, तो एस स्ट्रेन में जो जेनेटिक मटेरियल था वो अभी तक लाइव था, वो जेनेटिक मटेरियल एस स्ट्रेन से किस में चला गया, आर स्ट्रेन में चला गया, और उसने आर स्ट्रेन के बैक्टीरिया को ट्रांसफॉर्म कर दिया, और ट्रांसफॉर्म करने के बाद उसके चारों तरफ वापस वही पॉलीसैकेराइड की कोटिंग हो गई, और पॉलीसैकेराइड की कोटिंग होने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गया, स्मूथ में। दैट मीन्स ये अब क्या हो गया, वायरुलेंट हो गया, और उसने उस माइस को
किल कर दिया। तो इस प्रिंसिपल को अपन क्या नाम देते हैं, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल नाम दे रहे हैं। ठीक है, ये तो थे अपने ग्रिफिथ जिन्होंने ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल दिया। उन्होंने ये बताया कि जब एस स्ट्रेन आर स्ट्रेन के अंदर एंटर होता है तो एंटर होने के बाद वो क्या कर रहा है, जैसे ही वो उसके अंदर एंटर हुआ उसने उसके चारों तरफ पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बना दी। पॉलीसेकेराइड की कोटिंग बनाने के कारण वो किस में कन्वर्ट हो गया, वो आर स्ट्रेन एस स्ट्रेन में कन्वर्ट हो गया और उसने उस माइस को डेड कर दिया। ठीक है, when we add S strain with R strain, then the genetic material of S strain transfer into the R strain due to this R strain due to this S strain genetic material R strain formed polysaccharide coating and become S strain. This principle known as transforming प्रिंसिपल। ओके, तो ये अपना ग्रिफिथ का कंप्लीट एक्सपेरिमेंट है, 5 मार्क्स में आता है, इसे अच्छे से ध्यान रखना है। इन्होंने बताया था फ्रेडरिक ग्रिफिथ ने 1928 में स्ट्रेप्टोकोकस न्यूमोनियाई एक तरह का बैक्टीरिया होता है जो कि माइस में क्या कर रहा था, निमोनिया कॉज कर रहा था। इसके 2 स्ट्रेन होते हैं, एस स्ट्रेन और आर स्ट्रेन। एस स्ट्रेन जो होता है इसके पास पॉलीसेकेराइड कोटिंग होती है, इस कारण ये स्मूथ होता है। इसके पास पॉलीसेकेराइड कोटिंग नहीं होती है इसलिए ये रफ होता है। एस स्ट्रेन माइस के साथ रिएक्ट करता है और एस स्ट्रेन का इंजेक्शन जब माइस को दिया जाता है तो वो डेड हो जाता है। आर स्ट्रेन का देने पर वो लाइव रहता है। हीट किल्ड एस स्ट्रेन माइस को देंगे तो वो लाइव रहेगा, बट हीट किल्ड एस स्ट्रेन को जब आर स्ट्रेन को दिया तो वो डेड हो जाता है। डेड होने का रीजन क्या होता है, एस स्ट्रेन का जो जेनेटिक मटेरियल है वो आर स्ट्रेन में चला जाता है, जिससे आर स्ट्रेन के चारों तरफ पॉलीसेकेराइड कोटिंग बन जाती है जो उस माइस को क्या कर देती है, डेड कर देती है। और यही प्रिंसिपल आपका क्या कहला रहा है, ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल कहला रहा है। अब नेक्स्ट साइंटिस्ट जो आए थे उन्होंने ग्रिफिथ के इसी एक्सपेरिमेंट का बायोकेमिकल टेस्ट दिया था। बायोकेमिकल characterization of biochemical characterization of transforming biochemical characterization of transforming principle। 3 साइंटिस्ट आए थे, एवरी, मैक्लियोड, मैकार्टे। ठीक है, इन्होंने क्या किया था, इसका बायोकेमिकल टेस्ट किया था। बायोकेमिकल टेस्ट का मतलब मैं बताती हूँ। इन्होंने करा क्या, इन्होंने इन विट्रो वर्क किया। स्टूडेंट्स 2 काम होता है। ग्रिफिथ ने जो काम किया था, ग्रिफिथ का काम था इन वीवो। इन वीवो का मतलब इन्होंने वर्क किया किस पे, माइस पे।
ठीक है। एनिमल को लेके जब वर्क किया जाता है तो वो तो क्या कहलाता है, इन विवो। और इन विट्रो का मतलब क्या होता है कि लैब में वर्क करना, ठीक है। लैब में जो वर्क किया जाता है वो क्या कहलाता है, इन विवो कहला रहा है। अब इन्होंने क्या किया, 4 टेस्ट ट्यूब ली, ठीक है। इन 4 टेस्ट ट्यूब में इन्होंने क्या फिल किया, जो लास्ट वाला था, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, ठीक है। यहां भी इन्होंने क्या दिया, हीट किल्ड एस स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, अगेन वही हीट किल्ड स्ट्रेन प्लस आर स्ट्रेन, सॉरी, ठीक है। अब इन्होंने फर्स्ट टेस्ट ट्यूब थी जो दिस वन इज फर्स्ट, सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ, ठीक है। अब हमें पता करना है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, तो सब में डीएनए होगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्स्ट में इन्होंने एक एंजाइम डाला जिसे बोलते हैं प्रोटीएज, सेकंड में इन्होंने एंजाइम डाला आरएनएज, थर्ड में इन्होंने एंजाइम डाला डीएनएज, एंड लास्ट वन है इसमें कुछ भी नहीं डाला इन्होंने, नो एंजाइम इज, कोई भी एंजाइम ऐड नहीं किया इन्होंने लास्ट में, ठीक है। तो जब इन्होंने प्रोटीएज करा तो प्रोटीएज डालने के बाद क्या हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ट्रांसफॉर्मेशन अकर, ठीक है। सेकंड है, सेकंड में भी ट्रांसफॉर्मेशन अकर, नो ट्रांसफॉर्मेशन, थर्ड में कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ, और फोर्थ में अगेन ट्रांसफॉर्मेशन अकर। तो ट्रांसफॉर्मेशन अकर, तो इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ जब हमने प्रोटीएज एंजाइम डाला तो प्रोटीएज एंजाइम ने इसके अंदर जितने भी प्रोटीन थे उनको खत्म कर दिया, उसको किल कर दिया, पर डीएनए और आरएनए रहे, तो ट्रांसफॉर्मेशन हुआ, ठीक है। जब आरएनएज डाला तो आरएनएज ने आरएनए के मॉलिक्यूल्स को किल कर दिया, तो भी डीएनए और प्रोटीन रहे, तो कोई फर्क नहीं पड़ा। जब जैसे ही डीएनएज डाला तो डीएनएज डालने से डीएनए इसका डिस्ट्रॉय हो गया, जैसे ही डीएनए डिस्ट्रॉय हुआ तो वही डीएनए जो था वो यहाँ एस स्ट्रेन से आर स्ट्रेन में आके ट्रांसफॉर्मेशन कर रहा था, इसलिए यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हुआ। और इसको हम कैसे समझेंगे, जब हमने कोई भी एंजाइम नहीं डाला तब भी ट्रांसफॉर्मेशन हो ही रहा है। तो हमें इस पूरे एक्सपेरिमेंट से यही समझ आ रहा है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल, बिकॉज जब हमने इसमें डीएनए एंजाइम डाला तो किसी भी तरह का ट्रांसफॉर्मेशन इसमें नहीं हुआ, जबकि होना चाहिए था, पर वो नहीं हुआ है, इसलिए हम लोग क्या बोल रहे हैं इसको, डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। और क्योंकि ये लैब में किया हुआ वर्क था इसलिए इसे इन विट्रो बायोकेमिकल कैरेक्टराइजेशन ऑफ ट्रांसफॉर्मिंग प्रिंसिपल बोलते हैं। 3 साइंटिस्ट थे, एवरी, मैक्लियॉड एंड मैकार्टी, इन 3 साइंटिस्ट ने ये वर्क किया था, ठीक है। फिर उसके बाद साइंटिस्ट आए, एक और साइंटिस्ट आए थे जिन्होंने आगे वर्क दिया था, हर्से एंड चेज, जिन्होंने प्रूफ रीडिंग दी थी, बैक्टीरियोफेज लिया था। बैक्टीरियोफेज एक तरह का वायरस होता है जो कि क्या करता है, बैक्टीरिया पे अटैक करता है, इसलिए उसको बोलते हैं बैक्टीरियोफेज। तो अभी मैंने बताया आपको कि बैक्टीरियोफेज लिया, वो वायरस जो बैक्टीरिया पे अटैक करता है। इसके लिए हम लोग नेक्स्ट एक्सपेरिमेंट देख रहे हैं, प्रूफ फॉर डीएनए एज अ जेनेटिक मटेरियल। डीएनए जेनेटिक मटेरियल होता है, किसने बताया था आपको, हर्से एंड चेज, एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1952 में एक्सपेरिमेंट किया। इन्होंने बैक्टीरियल सेल ली, बैक्टीरियल सेल पे हमें इन्होंने बताया कि बैक्टीरियोफेज, वो वायरस जो बैक्टीरिया के ऊपर अटैक करता है, ये बैक्टीरियोफेज का डायग्राम है, ठीक है। इसके चारों तरफ एक प्रोटीन कोट होता है और ये जेनेटिक मटेरियल होता है। अब इन्होंने क्या किया कि 2 मिक्सचर लिए, एक मिक्सचर में क्या करा, बैक्टीरियोफेज को
बैक्टीरियोफेज। एक को इन्होंने रेडियो एक्टिव किया, (35S लेबल्ड प्रोटीन कैप्सूल, ओके। और यहाँ पे रेडियो एक्टिव किया इन्होंने यानी कहने का मतलब यहाँ पे तो इन्होंने इस प्रोटीन कोड को लेबल किया और यहाँ पे इन्होंने इसका अंदर का जो जेनेटिक मटेरियल है इसको लेबल किया। ठीक है, लेबल करने का इनका क्या कारण था, इस ये तुम्हें अभी पूरे एक्सपेरिमेंट से समझ में आएगा कि फर्स्ट में इन्होंने S35 को लेबल किया, दूसरे में इन्होंने DNA को लेबल कर दिया। लेबल करने के बाद जब हम देखते हैं नेक्स्ट इसका, तो इसमें हम ये देख रहे हैं होगा दोनों में सेम, पर दोनों के रिजल्ट में जो डिफरेंस होगा उससे तुम्हें ये पूरा एक्सपेरिमेंट समझ में आएगा। ठीक है, तो ये बैक्टीरियोफेज जो होता है ये इसके अंदर एंटर करने की कोशिश करता है। इसमें हम लगभग ये दिखा देते हैं, ये इसके अंदर एंटर कर जाता है। ठीक है, अगेन यही बैक्टीरियोफेज इसके अंदर एंटर करने की कोशिश कर रहा है और अल्टीमेटली ये इसके अंदर एंटर कर जाता है। अभी हमें ये दिख रहा है कि ये प्रोटीन कोड बाहर है, बट ये डायग्राम है, एक्सपेरिमेंट है, ये हम उसमें नहीं देख पा रहे हैं क्योंकि बैक्टीरिया जो होता है बहुत ही स्मॉल होता है, तो इसे हम पूरे कंप्लीट एक्सपेरिमेंट की थ्योरी से ही समझ पाएंगे। तो देखो देन फिर नेक्स्ट क्या है कि ये जैसे ही रेप्लिकेट हो रहा है, ये जैसे ही इसके अंदर एंटर होता है, मैंने वहाँ बताया था तुम्हें कि डीएनए जब डीएनए या आरएनए किसी भी होस्ट सेल के अंदर जैसे ही एंटर होता है वो अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर लेता है। तो ये अपनी क्वांटिटी बढ़ाता है, डीएनए बनाता है, डीएनए से आरएनए बना रहा है, आरएनए से ये कुछ क्वांटिटी में अपना ही प्रोटीन कोड फॉर्म कर लेता है और अल्टीमेटली ये अपना पूरा बैक्टीरियोफेज बना के बाहर निकल जाता है। ठीक है, अभी मैंने सेंट्रोडोमा थ्योरी बताई थी, सेम वही प्रोसीजर रहती है यहाँ पे। अगेन ये बैक्टीरियल सेल में कोई भी एक कंप्लीट न्यूक्लियस नहीं होता है, इसलिए मैं इसको ऐसे बना रही हूँ। अगेन यहाँ पे इसने अपनी क्वांटिटी को बढ़ा लिया, बढ़ा के वही आरएनए बनाया, आरएनए से कुछ क्वांटिटी में इसने प्रोटीन कोड बना लिया और प्रोटीन कोड के साथ ये पूरा का पूरा ये बैक्टीरियोफेज अगेन बाहर आ गया। ठीक है, तो अब अल्टीमेटली हो क्या रहा है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसमें ये दिखा रहे हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें इन्फेक्शन हो रहा है। फर्स्ट ऑफ ऑल कि ये इसको इन्फेक्ट कर रही है। ठीक है, इन्फेक्शन के बाद सेकंड में क्या हो रहा है, ब्लेंडिंग हो रही है कि ये इसके अंदर ऐड हो रहा है और अपनी क्वांटिटी को बढ़ा रहा है। ठीक है, एंड लास्ट एंड फाइनल जो ये वाला था, ये दो जो थी, ठीक है, इन दोनों को हम अलग से ले रहे हैं और लेके सेंट्रीफ्यूगेशन यानी एक टेस्ट ट्यूब के अंदर इनको ले लेते हैं हम दोनों को और इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। ये दोनों की दोनों क्या है, बैक्टीरियल सेल है। ठीक है, इन बैक्टीरियल सेल का सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं। तो जब हम इनका सेंट्रीफ्यूगेशन करते हैं, फर्स्ट इन्फेक्शन, सेकंड ब्लेंडिंग, थर्ड में सेंट्रीफ्यूगेशन। तो सेंट्रीफ्यूगेशन करा तो यहाँ पे जब फर्स्ट वाला था, तो फर्स्ट में मैंने बताया क्योंकि प्रोटीन कोट ही इसका क्या है, रेडियो लेबल है, तो इसकी बैक्टीरियल सेल जो है वो सेल है और बाहर की तरफ जो लिक्विड भरा हुआ रहेगा वो बाहर वाला लिक्विड क्या कहलाएगा, सुपरनेटेंट कहलाता है। तो सुपरनेटेंट जो होगा उसका जो, तो यहाँ पे सुपरनेटेंट है। ठीक है, अब क्योंकि मैंने ये बात बताई तुम्हें कि ये जो बैक्टीरियोफेज का केवल डीएनए वाला भाग अंदर गया और बाहर वाला भाग जो है वो क्या है, वो प्रोटीन कोट है, वो रेडियो एक्टिव है, तो इसका जो सुपरनेटेंट होगा वो सुपरनेटेंट तो क्या रहेगा, इसके अंदर रेडियो एक्टिव रहेगा, बट इसकी जो बैक्टीरियल सेल है वो बैक्टीरियल सेल बैक्टीरियल सेल जो है वो रेडियो एक्टिव नहीं रहेगी। जबकि यहाँ पे क्या होगा, इस कंडीशन में यहाँ पे क्योंकि हमने डीएनए को रेडियो एक्टिव किया है, डीएनए को रेडियो एक्टिव करने के कारण डीएनए बैक्टीरिया की सेल में एंटर कर गया, इसलिए इसमें यहाँ पे क्योंकि ये बैक्टीरिया की सेल में एंटर करा है तो ये बैक्टीरिया की सेल रेडियो एक्टिव होगी। तो जब हमने यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगेशन किया तो यहाँ पे बैक्टीरियल सेल रेडियो एक्टिव होगी, ना कि ये बाहर वाला सुपरनेटेंट। वापिस समझा रही हूँ स्टूडेंट्स कि जब भी कोई वर्क किया जाता है बैक्टीरिया की सेल पे, तो बैक्टीरिया की सेल को देखने के
उसको रेडियो एक्टिव किया जाता है। रेडियो एक्टिव हमने किसको किया था, बैक्टीरियोफेज को किया था। एक बार तो उसके बाहर वाले कोटिंग को किया था, एक बार डीएनए को किया था, क्योंकि हमें ये देखना था कि डीएनए इसके अंदर जा रहा है और जाके अपनी क्वांटिटी को इंक्रीज कर रहा है, ना कि प्रोटीन अंदर एंटर कर रहा है। ठीक है, तो जब हमने ये एक्सपेरिमेंट किया तो इस एक्सपेरिमेंट को करने के बाद हमने लास्ट में इसका साइंटिफिकेशन किया, क्योंकि हम इसको डायरेक्ट ना माइक्रोस्कोप में नहीं दे सकते, बहुत स्मॉल सेल्स होती हैं, तो इनका साइंटिफिकेशन किया जाता है। जब हमने साइंटिफिकेशन किया तो ये जो है ये तो बैक्टीरियल सेल, और बैक्टीरियल सेल के बाहर वाला जो जितना भी लिक्विड है वो लिक्विड क्या कहलाएगा, सुपरनेटेंट कहलाएगा। तो जो फर्स्ट वाला था इसमें जो बैक्टीरियल सेल थी, वो बैक्टीरियल सेल जो थी वो रेडियो एक्टिव नहीं थी, नो रेडियो एक्टिविटी। जबकि इसका जो सुपरनेटेंट था, सुपरनेटेंट मैंने अभी बताया बच्चों आपको कि सुपरनेटेंट क्या होता है, वो क्या था, रेडियो एक्टिव था। यहां पे क्योंकि बैक्टीरियल सेल के अंदर एंटर कर गया था, तो यहाँ की जो बैक्टीरियल सेल थी वो बैक्टीरियल सेल तो क्या थी, रेडियो एक्टिव, और जो इसका सुपरनेटेंट था वो नो रेडियो एक्टिव, उसमें किसी भी तरह की रेडियो एक्टिविटी नहीं थी। इससे पता चला कि डीएनए ही जेनेटिक मटेरियल होता है जो किसी भी सेल के अंदर जाता है, क्योंकि ये जो बैक्टीरियोफेज वायरस होता है, इस बैक्टीरियोफेज वायरस के पास डीएनए ही एज ए जेनेटिक मटेरियल होता है। तो इन कंप्लीट 3 एक्सपेरिमेंट से हमें ये प्रूफ हो गया है कि डीएनए इज अ जेनेटिक मटेरियल। ओके।